साउंड, कैमरा, एक्शन। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज विविध भारती के स्टूडियो में हैं फिल्म्स, टीवी और रंगमंच के जाने माने अभिनेता संजय स्वराज। आपसे बड़ी ही दिलचस्प बातें की हैं मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आज हमारे सामने बैठे हैं एक बहुत ही हैंडसम, गहरी आंखों वाले और शानदार कलाकार संजय स्वराज। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनके आर्ट को लेकर, उनकी कला को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके जिंदगी को लेकर, उनके शौक जो हैं उन बातों को लेकर। तो संजय जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है जी। और यहाँ स्टूडियो में आकर और आपसे बात करके। जी, वही हम आपसे पूछना भी चाह रहे थे कि विविध भारती आकर आपको कैसा लग रहा है, और आपकी जिंदगी में, या कहना चाहिए कि फुर्सत के पलों में, क्या कभी विविध भारती सुनते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ विविध भारती ही सुनता हूँ। अच्छा। अब हो सकता है कुछ लोग इस बारे में बुरा मान जाएं तो मान जाएं, लेकिन ऐसा है कि विविध भारती सुन के हम बड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो गाने हैं, यहाँ का जो म्यूजिक है, मैं दरअसल उसी को म्यूजिक मानता हूँ और मैं उसी को संगीत मानता हूँ। और ऐसा मेरा ही कहना नहीं है, आपके जो सारे श्रोता हैं, लाखों करोड़ों, आप इतनी जगह पे जाती हैं, सब आपसे ये कहते होंगे कि किसी बीमार को ठीक करना हो तो उसको सुबह शाम ये आपके विविध भारती सुनवाते रहिएगा। अगर वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो बैलेंस में रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे तो श्रोता, जब हम उनसे बात करते हैं फोन इन के जरिए, तो पता चलता है कि सुबह 5:55 से रात के 11 बजे तक वो विविध भारती ही सुनते हैं। जी, एक श्रोता तो आपको कुछ 20 साल से ट्राई कर रहे थे फोन, और उनका परसों तरसों फोन जाके लगा। जी, बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं। और कई श्रोता तो रो पड़ते हैं। कई महिलाएं जो हेलो सहेली कार्यक्रम होता है, उसमें भी रोने लगती हैं जब उनका फोन लग जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप विविध भारती सुनते हैं और आपकी फुर्सत के जो पल हैं वो विविध भारती के साथ निकलते हैं। तो अभिनय की दुनिया में आने का आपने कैसे सोचा? क्योंकि जब हम सर्च कर रहे थे तो पता चला कि कॉलेज के जमाने से आप थिएटर करते रहे हैं। जी, ऐसा है मंदाकिनी जी कि मैं बेसिकली तो एक नौटंकी कलाकार रहा हूँ। जी। और नौटंकी एक ऐसी लोक कला है जो कि यूपी की फॉर्म है। और यूपी में पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी, यानी कि हाथरस स्टाइल और कानपुर स्टाइल। लोक कला की इसकी 2 स्टाइल्स हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं हाथरस स्टाइल में काम किया करता था। बेसिक इसमें डिफरेंस यही था कि जो कानपुर की तरफ की जो नौटंकी स्टाइल है, उसमें थोड़ी नजाकत और नफासत थी। और जो हाथरस के साइड की थी, इसमें वीर रस से ओतप्रोत थी, थोड़ा लाउड थी। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और हम लोगों ने पेट्रोमैक्स में हम थिएटर किया करते थे। और कानपुर में मशहूर एक बहुत बड़ी कलाकार हुई हैं, जिनको बाद में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले भारत सरकार से, कृष्णा कुमारी जी। उनकी पार्टी थी। और इधर हमारे यहाँ पे छज्जन सिंह एक बहुत बड़े कॉमेडियन हुए थे, तो उनकी पार्टी थी इधर। तो मैं यहाँ पे हाथरस की उसमें काम किया करता था। और करते 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 मुझे मालूम नहीं था कि कब ये शौक मुझे ऐसा लगा कि अब ये मुझे और इसको दूसरे लेवल पे ले जाना है। तो बस धीरे धीरे करते 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 आप ये समझिएगा कि मैंने अपने यहाँ से निकल के, छोटी जगह से निकल के, हाथरस से निकल के दिल्ली जाने का मन बना लिया। और दिल्ली जाने का जब मन बनाया और वहाँ जब मैं गया तो मुझे लगा कि ये भी एक समंदर है और मैं सिर्फ कुएं में घूम रहा था। तो वहाँ से निकल के मैं दिल्ली आया और मेरी अभिनय की शुरुआत जो है, पहला थॉट कि मुझे एक प्रोफेशनल एक्टर बनना है, उसकी शुरुआत वहां से हुई। यानी एनएसडी में जाने का ख्याल भी आपको तभी आया? एनएसडी में जाने का ख्याल वहीं पे आया। हाँ। और जिसको कहते हैं ना कि एक अप्रोच की आपको इसको अपनी जीविका बनाना है जी, और आप इसके सिवा कुछ करना नहीं चाहते हैं। मतलब आपकी जिंदगी ही बन गया ना आपका ये पैशन? वो मेरी जिंदगी बन गया पूरी तरीके से। और मैं दिन रात
सिर्फ एक्टिंग के बारे में, लिटरेचर के बारे में, नाटकों के बारे में, इन्हीं के बारे में सोचा करता था। तो घर वालों का रवैया क्या रहा? समर्थन मिला, उनका सपोर्ट मिला, या वही जो हर घर की कहानी है? अमूमन तो जो हर घर की कहानी है जी वही होता है। और मैं तो चला आया था, कोई नौकरी करने के लिए आया था। तो मेरे घर पे ये पता ही नहीं था कि अब ये नौकरी कर रहा है या क्या कर रहा है जी। तो जब बाद में उनको पता चला कि ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं पढ़ रहा हूँ तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। और एक बार मेरे फादर चेक करने के लिए भी आए कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हाँ। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन वगैरह बड़ा डिफिकल्टी और उससे मिलता है जी। तो इसीलिए तो बस वहां जाके एक लाइन मिल गई, एक पटरी मिल गई जी, और उसी पटरी पे मैं आज तक चल रहा हूँ जी। बिल्कुल। तो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाने का ख्याल आया, ये जो सिलेक्शन हुआ, यानी आपने अपने दम पर ये सब किया, क्या इतना आसान था ये सफर? देखिए, ऐसा है कि जब सबसे पहले वहां पे उतरा था तो वहां पे एनएसडी की बाउंड्री के ऊपर बहुत सारे कलाकार बैठे हुए थे। मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ इतना आया कि मैं जानता तो नहीं उन्हें, लेकिन ये लोग कुछ जाने पहचाने ऐसे प्रिय लग रहे हैं। और सारे अनजान हैं लेकिन बड़े प्रिय चेहरे लग रहे हैं, अपने लग रहे हैं, क्योंकि आपके मन के थे वो लोग ना जी। जी तो वहां बैठ के मैं चाय पीने लगा, दूर से इन सबको देख रहा था। हमारे जितने भी सीनियर कलाकार हैं एनएसडी से निकले हुए हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे मैंने वहाँ श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर है जी, एक जगह जी, वहाँ काम करना शुरू किया। तो राजेंद्र नाथ जी वहाँ के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और बहुत मतलब मुझे प्रोत्साहित करते थे वो। फिर वहाँ पे पंचानन पाठक जी पढ़ाने के लिए आते थे। एनएसडी की फैकल्टी के बहुत सारे लोग वहां पे पढ़ाने के लिए आया करते थे। तो वो मुझे जान गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारा यही पैशन है और तुम इतने ज्यादा उसके साथ में सीरियसनेस के साथ काम करना चाहते हो तो तुम एक काम करो, तुम एडमिशन ले लो अगले साल वहां पे एनएसडी में। अच्छा, ये साल तो तुम्हारा रह गया, लेकिन अगले साल तुम वहां जाके एडमिशन ले लो। तो निर्मल वर्मा एक बहुत बड़े हिंदी के राइटर हुए हैं। तो उनकी एक कहानी थी, उनका काव्य संकलन है, उसमें कहानी थी कौवे और काला पानी और दूसरी दुनिया। वो मैं स्टेज पे किया करता था और उसको देखने के लिए उस समय जो एनएसडी की डायरेक्टर थी कीर्ति जैन जी, अच्छा, वो अपने फादर नेमी चंद्र जैन जी के साथ आती थी। और नेमी चंद्र जैन उन दिनों नवभारत टाइम्स के बहुत बड़े मतलब क्रिटिक थे, नाटकों को लेके, कहानियों को लेके लिखते करते थे। तो उन्होंने मेरा ये देखा और वो बड़ी प्रभावित हुई। और जब शो खत्म हो गया तो बाद में मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने उनके पैर भी छुए। तो बोली कि तुम इस बार अप्लाई करना जरूर। तो मैंने वहां अप्लाई किया। हालांकि जब हम एडमिशन हुआ हमारा तो रतन थ्याम जी वो वहां तब तक आ चुके थे। जी। तो रतन थ्याम जी हमारे पहले डायरेक्टर थे जी। तो इस तरीके से फिर हमारी एनएसडी की शुरुआत हो गई। जी जी जी। जब थैयाम साहब जैसे डायरेक्टर आपका जो मिले आपको, तो मैं समझती हूँ आप बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट डायरेक्टर और अद्भुत डायरेक्टर, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत, अगर आपको प्रोफेशनल एक्टर बनना है तो इस तरीके के लोग अगर आपके आसपास रहें तो आप प्रोफेशनल एक्टर बन ही जाएंगे। जी बिल्कुल। और अनुशासित तो आप तभी हो सकते हैं जब आप रतन साहब जैसे कलाकारों से मिलते हैं। करेक्ट। तो चलिए अब हम आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। जी, ये गीत है धर्मेंद्र साहब की फिल्म थी छलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम। छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, आंखों के नाम, होठों के नाम। जलवे ये रंग बूके, ये रंग बूके, आज जाम में उठे इन होठों को छूके, होठों को छूके, लचकाइए शाखे बदन, महकाइए जुल्फों की
छलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम, छलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। एनएसडी की दुनिया में जहां एक एक पल आपको सिखाया जाता है अभिनय क्या है, आप वाबस्ता होते हैं उससे। आपका ये 3 साल का जो सफर था जो आपने वहां रहकर निकाला, वो कैसा रहा, क्या अनुभव थी उसकी? देखिए, ये एक अनुभव ऐसा है कि ये एक सपनों की दुनिया है। वो वहां पे जाके एक से एक बेहतरीन टीचर, एक से एक बेहतरीन किताब, नाटक, और जो बाहर से जो फैकल्टी पढ़ाने वाली आती है, वो लोग इतने गुणी और इतने अच्छे हैं और उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि अगर कोई सीखना चाहे तो वो, मतलब मैं आपसे बता नहीं सकता कि सीखने के लिए एक जिंदगी कम है। जी, जी। आज जो मैं हूं वो शायद उस समय नहीं था। जी, जी। और थोड़े से जब आप बहुत ही कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के होते हैं, आप हर चीज को रिजेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करने से ज्यादा आप रिजेक्ट करते हैं। जी, जी। तो जो कि मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत बात है। मैं आज जब भी कहीं कोई क्लास एक्टिंग की होती है, सबसे पहले ये बात कहता हूं कि आपकी उम्र में आपका दिमाग ज्यादातर रिजेक्ट करेगा, अच्छी बात है, लेकिन उसको कॉन्शियसली जरा थोड़ा सा पकड़ के रखिए कि वो हर चीज को रिजेक्ट ना करने लगे। आपके अंदर कम से कम ये मादा तो हो कि क्या रिजेक्ट करना है और क्या रख लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी को इंटेलिजेंट बच्चा कहते हैं। बिल्कुल। और ये जो जितनी आर्ट्स हैं, जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, है ना, तो ये वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रखना है और आपको क्या रिजेक्ट करना है। ठीक है, आपने अब जो रख लिया है और उसको कितना सहेज के रखना है और उसके ऊपर कितना काम करना है। तो वो जो वहां पे एक से एक आने वाले लोग, वहां पे दिन रात एक्टिंग के ऊपर काम चलता रहता है। अब आप सोचिएगा, अगर आप 3 साल उसी माहौल में रहेंगे, उसी तरीके से पढ़ेंगे और आपके आसपास इतने अच्छे दिग्गज लोग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप कितने भी खराब सही आप उससे बेटर हो ही जाएंगे। जी, बिल्कुल। मैं तो ये मान के चलता था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाऊं मैं, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप मास्टर तो बन ही नहीं सकते हैं। और कहाँ कब क्या काम आ जाएगा आप कह नहीं सकते। जी, तो इसीलिए देखिए, उर्दू शेरो शायरी और म्यूजिक सुनना, लिखना, पढ़ना और तरह तरह की भाषाएं हैं, जैसे मैंने उर्दू लिखना पढ़ना, ये सब वो इसी अपने शौक की वजह से सीखा। फारसी, मुंबई यूनिवर्सिटी जब मैं आया, मैंने इतने सालों बाद यहाँ फारसी में एडमिशन लिया। जी, कई भाषाओं की ज्ञाता हैं आप। जी, और फिर मैं रशियन, फ्रेंच, ये सब मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे। मुझे ये कोई बताता नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था कि एक अच्छा का चुनाव था। जी, एक अच्छा कलाकार बनने के लिए और एक अच्छा वो करने के लिए ये सब बातें बहुत अहम होती हैं और आपको बहुत एनरिच करती हैं, बहुत आपको बहुत रिच बनाती है। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार हमारी मुलाकात बैंडिट क्वीन निर्मल पांडे से हुई। बैंडिट क्वीन फेम जो थे निर्मल पांडे, उनसे बात होते होते बात चली उनके संगीत प्रेम पर, तो उन्होंने उसी अंदाज में कबीर वाणी गाई और राजस्थान में आए थे वो, और वहां पर उन्होंने राजस्थान की मांड भी गाई। जी। तो मतलब ये एक कलाकार की पहचान है कि आप कहीं भी रहते हो, कहीं के भी हो, वो उत्तराखंड से हैं, नैनीताल के हैं, लेकिन उन्होंने राजस्थानी मांड भी इतनी खूबसूरती से गाई कि राजस्थानी लोगों ने भी वाह वाह कहा। मैंने और निर्मल पांडे ने, वो मुझसे सीनियर हैं जी, लेकिन हम लोग एक ही चारपाई पे उनके घर पे सोते थे। उन्होंने प्ले किया था बड़ा बेटा,
जी, जो कि नैनीताल में ही उनकी जो जन्मभूमि है वहीं हुआ था। तो मैं उसमें रोल कर रहा था और निर्मल पांडे भी उसमें एक रोल कर रहे थे। और हम लोग एनएसडी से, मैं फर्स्ट ईयर में था, वो सेकंड ईयर में थे, तो हम लोग वहां गए थे और हमने 2 महीने लगातार वहां साथ रहे। तो निर्मल पांडे को सोचने समझने का, जानने का बहुत बढ़िया मुझे एक चांस मिला। हम पूरा पूरा दिन साथ में रहते थे। बहुत अच्छा लगा। और अब आपने जैसा कि कहा कि आप जो है नौटंकी के कलाकार रहे, आपने यूपी स्टाइल में जो नौटंकी सीखी है और की है, तो एक संवाद हो जाए नौटंकी का और उसके बाद आपकी पसंद का हम एक गीत सुनना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, आपको मालूम है नौटंकी ओपेरा होता है और सिंगिंग जो है वो बहुत ऊपर के सुर से गाई जाती है। जी बिल्कुल। तो मैं आपको उसका एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। जी। अब समझिएगा कि अमर सिंह राठौर हम लोग एक खेल खेलते थे। अच्छा। तो उसमें जब अमर सिंह राठौर की शादी हो जाती है और वो बादशाह सलामत को पता नहीं चलता है, लेकिन अमर सिंह राठौर दरबार से गायब हैं, तो जो सलावत खान है वो बादशाह सलामत से उनकी चुगली करने के लिए आते हैं। तो वो आने के साथ कहते हैं के अर्ज सलावत खान, वाह, आपसे करने कुछ आया है। और 5 रोज हो गए अमर सिंह गौना कर लाया है। क्या बात है। तलब करवाना चाहिए और उसे आना होगा, और वरना 1 रोज का हो 1 लाख रुपया जुर्माना। वो रहता आगरे में शाहजहां की फौज का अफसर, साथ में था भतीजा राम सिंह चढ़ती जवानी का, साथ में था भतीजा राम सिंह चढ़ती जवानी का। और जिक्र दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया है, जिक्र दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया है, तुम्हें कम ज़र्फ बेकारों गवारों में बताया है, तुम्हें कम ज़र्फ बेकारों गवारों में बताया है। जी, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको सुना जाए। तो ये चौबोला था और एक ये उसके सुर थे। जी जी, बहुत शानदार। तो चलिए अब हम आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। अब मैंने वीर रस की बात की तो एक बड़ा खामोशी से गाया हुआ गीत, और खामोशी फिल्म का तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। क्या आप इस गीत को गाकर सुनाना चाहेंगे? क्योंकि गाने का, जैसा कि अभी आपने अपना परिचय दिया भी है, गाने के आप बहुत बड़े मुरीद हैं, गाने के शौकीन हैं, तो इसको गा के बताइए तो हम इस गाने को सुनवाते भी हैं। जी। तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो।
संजय जी, अब हम आते हैं आपके मुंबई प्रवास पर कि आप मुंबई कब आए, मुंबई आना कैसे हुआ, कहाँ रहना हुआ, किस तरह से ये सफर शुरू हुआ। और मुंबई आकर रहना एक अलग बात है और मुंबई में बने रहना दूसरी बात है। तो यहाँ आपको सपोर्ट किसने किया, किस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री की ओर आए, कैसा सपोर्ट मिला आपको और ये कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मैं जब दिल्ली सेकेंड ईयर में था जी, तो उमेश मेहरा साहब, FC मेहरा साहब के बेटे, एक फिल्म दिल्ली में शूटिंग करने के लिए आए थे जिसका नाम था आशिक आवारा जी। और वो सैफ अली खान की पहली पिक्चर थी, उनका डेब्यू था। उमेश मेहरा साहब का जो असिस्टेंट था वो हमारा एक दोस्त था, क्लासमेट, NSD का ही। तो वो उमेश मेहरा साहब को असिस्ट करता था। एक कैरेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था फिल्म आशिक आवारा में, यूनियन लीडर का। उनको वहां जाके उस कैरेक्टर की जरूरत थी, तो उसके लिए ढूंढा ढांडी मची कि किसको बंबई से बुलाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो बहुत सारे, शक्ति कपूर, ये वो सब उन दिनों, लेकिन शक्ति कपूर बहुत बड़े विलेन थे, वो उस समय फ्री नहीं थे, वो सब नहीं थे। तो हमारे दोस्त नरेश ने, उसने ये सजेस्ट किया कि भाई ऐसा है कि सर आप एक लड़के से मिल लीजिएगा, मेरा क्लासमेट है, आपके इस रोल में फिट होता है। और उसका हुलिया जो है, उस समय मेरे बाल छोटे छोटे थे और दाढ़ी बड़ी हुई थी ज्यादा। तो बोला सर मेरा हिसाब से ये कैरेक्टर से मिलते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा बुलाओ। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझसे डायलॉग बुलवा के देखे, तो बोले कि हाँ मुझे लगता है तुम कर लोगे, तो करो। तो मैंने वो किया और वो रोल बहुत अच्छा बैठ गया। तो वहां पे जितने सारे एक्टर थे, पंकज धीर साहब थे और बहुत सारे थे, और खुद ये सैफ अली खान थे और एक दो लोग और थे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम बम्बई आओ और अच्छा लगेगा और तुम्हें अच्छा काम मिलेगा वहां पे। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊंगा। तो फाइनल ईयर करने के बाद में मैं उमेश मेहरा साहब के जरिए यहाँ पे बम्बई आया और उनके ऑफिस में मिलता रहता था। और वो एक फिल्म बना रहे थे, किला, जिसमें दिलीप कुमार साहब थे। जी। तो ये तो हम आपसे जानना भी चाहेंगे क्योंकि आप ऐसे खुशनसीब कलाकार हैं जिनका सामना दिलीप कुमार साहब से हुआ, जिनके साथ काम करने का आपको मौका मिला। बस आप पूछे मंदाकिनी जी, वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा और बेहतरीन दिन है जी। मैं समझता हूँ कि वहां जब मैं फिल्म सिटी में शूटिंग थी, और बात ऐसी है कि एक रोल जब उसी तरीके का निकल आए तो आप उसको और बेहतर कर जाते हैं। बात उसमें ऐसी थी कि दिलीप साहब उसमें जज बने हुए हैं और मैं एक यंग 28-30 साल का वकील है जो कि पहली बार केस लड़ रहा है और खूब जोश के साथ में अपना केस पुटअप कर रहा है जी। लेकिन उसके अपोजिट में एक बहुत ही धुरंधर वकील हैं सदाशिवराव आमरापुरकर साहब जी, जी। जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत खामोशी से सुन रहे हैं। तो मैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहा हूं और दिलीप साहब सामने से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये एक इतना बड़ा फुटेज था कि मैं बोल रहा हूं, वो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, वो सुन रहे हैं, और वो बहुत लंबा एक सीन था। और वो मैं कर गया क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये था कि शायद दिलीप कुमार साहब के साथ में करके मुझे पसीना आ जाएगा, घबराहट हो या जाएगी, मैं भूल जाऊंगा। और ऐसा हो सकता है और बहुत सारे लोगों के साथ में हो भी जाता होगा। लेकिन शायद मेरी किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी कि एक तो मैं उनको देख के बड़ा खुश था। तो बस वो दिन है, मैं आज भी उस दिन को एक दिन में एक बार जरूर याद करता हूँ। और जो उन्होंने मुझसे कहा दिलीप साहब ने, वो भी हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने आपसे क्या कहा। जब ये शॉट खत्म हो गया तो लंच हो गया था, तो वो आगे जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछने के लिए कि सर मैं आया हूं अभी भी बम्बई और क्या करना चाहिए और कैसा, ये हर आदमी बड़े सीनियर लोगों से पूछता है। लेकिन बड़े डरते डरते मैं दिलीप साहब के सामने जाने की अच्छे लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। तो वो मैं डरते डरते उनके पीछे चल ही रहा था कि वो अपने आप ही मुड़ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मियां कहाँ के रहने वाले हैं आप जी। तो मैंने कहा सर मैं हाथरस का हूँ और वो आपकी जुबान जो है वो काफी आप साफ बोलते हैं, अच्छा, शफाक बोलते हैं। क्या आपका, मैंने बोला देखिए सर एक तो मैं थिएटर से हूँ और दूसरी बात मेरे आसपास का माहौल जो है वो थोड़ा उर्दू दां लोगों का रहा है, तो इस कहला हाँ। तभी मैं कहूँ, मैंने उमेश की तरफ मैंने देखा कि बराबर वो उसने बोला है क्योंकि उसमें उर्दू के बहुत सारे अल्फाज थे। आप चूंकि काम करती हैं और आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कि आमतौर पे लोग मुल्जिम, मुजरिम, इन सब में
भेद नहीं कर पाते हैं, इस समय डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सब हमारी जो ट्रेनिंग थी ये बड़ी पक्की हुई थी। और मेरी एक आदत है कि जो मुझे कभी कुछ आता नहीं है तो मैं बिना शर्म किए हुए पूछ लेता हूं कि ये इसका असली तलफ़ुज़ क्या है इसका। तो इसीलिए मैं शायद हो सकता है मेरी लैंग्वेज वगैरह, तो बस दिलीप साहब का वो मुड़ना और कहना बहुत बड़ी बात और बस वो अपनी वैनिटी के नीचे बैठे हुए थे और फिर उन्होंने मुझे कबाब ऑफर किया। अब उन दिनों कोई मोबाइल वगैरह नहीं होता था, वरना मैं उसको कैद कर लेता। बहुत दिनों के बाद मेरे पास उस फिल्म से निकाल के मेरे चाहने वाले ने मुझे भेजा, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे सबसे ऊपर वही सीन लगाया हुआ है। लेकिन आपके दिल में है ना वो बात, वो घटना, वो पल जी है ना, वो नहीं भुलाए जा सकते, कभी नहीं भूल सकता। कभी नहीं भूल सकते। तो वो डायलॉग हमें सुनाइए जो आपने उस पहली फिल्म में दिलीप साहब के सामने बोला था। वो दिलीप साहब के सामने तो इस समय वो मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि जज साहब कानून के रखवाले एक ऐसे केस पर पर्दा डाल देते हैं जो उन्हें लगता है कि जो उनके खिलाफ है, और एक सही आदमी जो कि मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम करार दिया जाता है। और इस तरीके का एक बहुत लंबा डायलॉग था। जी। तो बड़ा मजा आया उसको करते हुए। वो मेरी यहाँ से एक शुरुआत थी। जी बिल्कुल, जब मैं बंबई में आया। तो चलिए अब हम आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, ये एक गाना है जिसमें दिलीप कुमार साहब थे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतरीन कलाकार इंडस्ट्री ने पैदा किया है एज एन एक्टर। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प तक कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास
संजय जी, अब बात चल रही थी आपके डायलॉग की, तो एनएसडी के दौरान भी आपने कई स्टेज शो किए हैं और बहुत सारे नाटक किए होंगे, तो किन नाटकों का शानदार मंचन हुआ जो आज भी आपको याद है? उन्हीं में से कोई एक डायलॉग हो जाए। देखिए, मैं आपको तुगलक का डायलॉग सुनाता हूँ, जो कि बहुत फेमस है, गिरीश कर्नाड जी का लिखा हुआ, और एक एक शब्द उसका सुनने वाला है। जब तुगलक परेशान है और उसको लगता है कि उसके आसपास ही धोखा दे रहे हैं लोग और कुछ सुन नहीं रहा है, अफरा तफरी का माहौल है, तो वो डिसाइड करता है और अपने सिपह सालार को बुलाता है। तो कहता है कि ऐसा क्यों होता है बरनी, जिन लोगों पर हम यकीन करते हैं आखिर वही बागी क्यों हो जाते हैं। तवारीख की एक ऐसी उलझी हुई पहली है बरनी, क्या हमारी हुकूमत का भी वही अंजाम होगा कि वो रात की तारीकी को चीर कर खो जाने वाली खौफजदा चीख बनकर रह जाए? क्या बात! क्या क्या उम्मीदें बांधी थी कि तख्त नशी होंगे तो एक मिसाली हुकूमत कायम करेंगे। चाहते थे हमारी सल्तनत में हर काम एक इबादत हो, हर इबादत एक इल्म की सीढ़ी हो, हर सीढ़ी खुदा को पाने का पाक जरिया। वाह! लेकिन नहीं, यहां तो इबादत में भी सियासत की बू आ रही है बरनी। अब मैं इस नापाक इरादे को ही जिला वतन कर दूंगा। ऐलान कर दो कि दिल्ली की रियाया दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो जाए। अब किसी भी घर की खिड़की से धुआं ना निकले, किसी भी घर की चिमनी से रोशनी नजर ना आए, ये दिल्ली वीरान हो जाए, तभी मुझे तसल्ली होगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। रोंगटे खड़े हो गए हैं संजय जी, और लग रहा है कि पूरा नाटक जो है सामने देख लिया है मैंने आपके डायलॉग को सुनकर। लगा तुगलक नाटक तो वैसे भी इतना शानदार नाटक था, तो ये कैरेक्टर आपके दिल के ज्यादा करीब रहा? कोई ऐसा कैरेक्टर और भी जो, इतने नाटक आपने अपने एनएसडी के दौरान किए होंगे, कोई जो कैरेक्टर जिसको करने में बहुत दिक्कत आई हो, लगता हो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं या पहुंचा जाना चाहिए? हाँ। तो उसका कुछ बताइए हमें। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्ले थे जो कि खासतौर से नाटकों के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वो इतनी गहराई से और इतनी परत दर परत लिखे होते हैं कि एक के ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है। तो किसी भी कलाकार के लिए उसको खोलना, ये एक अच्छा कलाकार और एक नॉर्मल कलाकार, उसमें यही फर्क होता है। एक जो अच्छा कलाकार होगा वो उसको राइटर की रूह तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से राइटर कहना चाह रहा है वो उसी तरीके का वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब आप जैसे जूलियस सीजर था, जूलियस सीजर हमारे साथ अलकाजी साहब ने करवाया था। उनका तो खैर अलकाजी का तो क्या कहना। अब देखिए, उसमें मैं एक रोल करता था जिसका नाम था मेटलस सिम्बर। वो एक सिपाही था जो कैसियस का कॉन्फिडेंट था, जो कि उसका कॉन्फिडेंट था। अब वो मरा पड़ा है सामने, तो वो उसको सिर्फ 4 लाइनें बोलनी हैं। तो मुझे आज तक याद है कि मेरे डायरेक्टर ने मेरे को किस मूड से बताया था, क्या बताया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि 2 लाइनें आपने बोली और किस तरीके से बोली और कैसे बोली कि पब्लिक के दिमाग में ये रह जाएगा कि हाँ इसने कुछ बोला जी। कि अब वो सामने मरा पड़ा है कैसियस, तो वो कहता है अब मैं मुक्त हूं स्वामी, मगर मैं चाहता मुक्ति ऐसी, ये तो नहीं था। अब मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा, अब मुझे कोई भी रोमन छू नहीं पाएगा। आज के बाद मैं मुक्त हूं स्वामी। अब वो ये बात बोलना, ये बात करना, तो ये बहुत मुश्किल था। ये देखिए, ये सब काम इतना मुश्किल होता है। और इसके लिए मैं जानता हूं अलकाजी साहब, जो लोग एनएसडी में पढ़े हैं या जो लोग नाटकों के बारे में जानते हैं या अभिनय से जिनका ताल्लुक रहा है, वो अलकाजी साहब को जरूर जानते होंगे कि वो आदमी एक एक लाइन के बारे में और एक एक शब्द के बारे में इतना वो रहते थे। और ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको खास तौर से जो बताना चाहता हूं वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रश्मि रथी मैंने किया था। अच्छा। हाँ। तो रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्रकवि रहे हैं, उनका जो कृष्ण की जो चुनौती है और जो संवाद है, वो मुझे हमेशा से ऐसा दिल को लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूं, कहीं भी कोई क्लास लेता हूं, मैं ये जरूर उनको याद करने के लिए देता हूं और उनको सुनाने के लिए देता हूं। इसको हजारों लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा। लेकिन आप जो उसका एक एक शब्द का जो
एम्फेसिस है, जो उसका जोर है कौन से शब्द पे, उसका क्या मूड है, ये एक देखने वाली चीज है। अगर आपकी इजाजत हो तो वो मैं सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहां से शुरू होता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब वो उसके आगे बढ़ते हैं कि मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेले हैं। दृघों तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जर शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजात अमर, शतकोट रुद्र शतकोट काल, शतकोट सरत चर सिंधु मंद्र। और फिर अंबर पे कुंतल ताल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। बहुत तो ये जो चीज है ना, ये मैं हमेशा अपने साथ इन सब यादों को रखता हूँ, इनको संजो के रखता हूँ। ये किसी भी कलाकार के जीवन की थाती है, उनका धन है, संपदा है। अगर इन चीजों को जी लिया एक कलाकार ने, इन पात्रों को जी लिया है, तो वो कभी इनसे अलग हो ही नहीं पाता है। और मैं आपको देख रही हूँ, आपके अंदर वो भाव आ गया था अभी इसी दौरान, तो बहुत अच्छा लगा। तो जो आपको दर्शकों की प्रशंसा आलोचना भी मिली है, जाहिर है जब आप मंच पर होते हैं तो दर्शक सामने होते हैं और हाथों हाथ हमें प्रतिक्रिया मिल भी जाती है। तो कभी ऐसा लगा हो जब बहुत प्रशंसा मिली हो और कभी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा हो? देखिए, मुझे बस आलोचना का शिकार एक बार मैं अपने ही डायरेक्टर थे, लेकिन वो हमारा क्लासरूम का प्रोडक्शन था, उसमें कुछ दर्शक वगैरह नहीं थे, हम लोग आपस में ही थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी आप किसी और दूसरी धुन में होते हैं, मूड में होते हैं, कुछ होता है। तो कुछ हम प्ले कर रहे थे, क्लासरूम प्रोडक्शन कर रहे थे, और वो बेसिकली सीन वर्क होते हैं हमारी क्लास में एनएसडी में। तो हैमलेट को लेके मैं कुछ सीन वर्क चल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था जहां पे हमारे डायरेक्टर चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम समझ ही नहीं रहे हो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, और फिर अब तुम मुझसे अकेले में अलग मिलो, तो मैं तुमको अलग से समझाऊंगा। तुम पता नहीं क्या है, 2 दिन से तुम यहाँ आ रहे हो और तुम एक अलग ही मूड में आ रहे हो। तो पता नहीं मैं उन दिनों किसी मूड में रहा हूँगा या कुछ रहा होगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने अलग से मुझे समझाया तो मुझे बात समझ आई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आमतौर पर मैंने जितनी भी परफॉर्मेंस की है मंदाकिनी जी, मैं अपने आप को बड़ा मेहनती कलाकार मानता हूँ। तो मैं मेहनत करता हूँ और मैं ये मौका नहीं छोड़ता हूँ किसी के लिए भी कि कोई मुझे मेरे ऊपर उंगली उठाए। एक कलाकार की ये ईमानदार प्रयास होना भी चाहिए। तो जो प्रोड्यूसर हमको पैसे दे रहा है तो ये उसका पूरा हक है कि उसको सर्विसेज भी पूरी मिले। हाँ, तो मैं हमेशा से लकी रहा हूँ कि मैंने जो भी काम किया है, और आजकल भी हम एक नया शो कर रहे हैं और उसमें भी मैं बड़ा खुश हूँ और वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मुझे कभी बहुत ज्यादा इस तरीके का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं अपना काम बहुत सीरियसली करता हूँ और मैं किसी को कहने का मौका नहीं देता। इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को लकी भी मानता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ वो बहुत अच्छे ढंग से करता हूँ। तो चलिए गीत सुन लिया जाए। जी बिल्कुल, खामोशी फिल्म का ये गीत है। खामोशी का तो आपने सुन लिया था अभी। ये भी दूसरा भी खामोशी का ही है। वो शाम कुछ अजीब थी, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है।
अजीब थी। गंगा जल जी। और ये फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म थी और चर्चित फिल्म रही, जो शायद बिहार की सच्ची घटना पर केंद्रित थी। करेक्ट। तो आप इसमें पप्पू ठेकेदार की भूमिका में थे, तो ये फिल्म आपको कैसी मिली? प्रकाश जी के ऑफिस में हम गए थे मिलने के लिए, और उनको लगा कि ये कैरेक्टर पप्पू ठेकेदार के रोल में फिट बैठेगा जी। तो उन्होंने मुझको काम दिया, और प्रकाश जी के साथ काम करना बड़े एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत रेप्यूटेड डायरेक्टर हैं। और उसमें एक ऐसा गुड लक रहा कि उसमें अजय देवगन हीरो थे, और उसके बाद में मैंने लगातार 4-5 फिल्में अजय देवगन जी के साथ में की। अपहरण की, परवाना की, और ये गंगाजल तो थी, अतिथि तुम कब जाओगे ये भी उनके साथ में की। तो कभी कभी एक ऐसा संयोग बन जाता है, लेकिन वो एक कॉमर्शियल फिल्म थी और हिट हुई, तो उससे मुझे एक अच्छी पहचान मिल गई। हालांकि उससे पहले, ये गंगाजल से पहले फिल्म आई थी मंगल पांडे। अच्छा, ये उससे पहले आ गई? जी, मंगल पांडे उससे पहले आई थी। अच्छा। और जो केतन मेहता जिसके डायरेक्टर थे, तो केतन मेहता साहब के साथ में मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही है। वो एनएसडी में हमारे टीचर भी रहे थे। तो यहाँ आके उनका एक मैंने बहुत ही पॉपुलर टीवी शो था, प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही रेप्यूटेड शो था जी। वो मैंने उनका किया था। उसके बाद में जब उन्होंने ये बनाया मंगल पांडे, तब मैं उसमें ईश्वरी प्रसाद की एक भूमिका की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और आमिर खान साहब के साथ बहुत मजा आया काम करने में। लेकिन क्या था मंदाकिनी जी, मेरा उस समय तक मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ी बड़ी फिल्में थी ये चुनिंदा बन रही थी। ज्यादातर एक इंडस्ट्री में एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि छोटे बजट की फिल्में बनना। अच्छा। तो इंडस्ट्री ने उनको बी और सी ग्रेड का नाम देना
शुरू कर दिया था। तो क्योंकि वो बहुत छोटे बजट की थी और 15 दिन में और 20 दिन में और साउथ में जाके शूटिंग हो जाती थी और ये सब होता था। तो हम तो क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है जी, तो शुरू में हमने पैसा कमाने के लिए 1, 2, 3 फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अंदर के कलाकार ने तब हमको रोक लिया कि हम यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, नाम कमाने आए हैं और अच्छा काम करने के लिए आए जी, हैं। जी। तो वहां से मुख मोड़ के अचानक टेलीविजन ने जो करवट बदली थी और अच्छे अच्छे शोज बनने लगे थे और जिसमें संजय खान साहब एक बहुत बड़ा शो बना रहे थे जिसका नाम था ग्रेट मराठा। बिल्कुल सर। तो उसमें मैंने एक बहुत अहम किरदार विश्वास राव की एक भूमिका निभाई थी, जिसमें कि सारे पॉपुलर एक्टर, उन दिनों महाभारत सीरियल हिट होके चुका था, तो पंकज धीर, शाहबाज खान, मुकेश खन्ना, परीक्षित साहनी जी, सभी धुरंधर कलाकार, सब धुरंधर कलाकार थे। और मुझे उसमें पंकज जी के भतीजे का रोल, क्योंकि पंकज जी पेशवा थे, मैं भी पेशवा का रोल कर रहा था। अभी पंकज जी की डेथ हो गई, बड़े दुख हुआ सुन के। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। एक टेलीविजन की दुनिया में मेरा काफी उससे नाम हुआ और उस एक शो की वजह से बड़ा एक लिंक बनता चला गया कि ज्योति स्वरूप जी, जिन्होंने की बुनियाद डायरेक्ट किया था जी, वो बना रहे थे एक शो परवरिश जी टीवी के लिए। तो मेरा जब एक एपिसोड रिलीज हुआ रात को 9 बजे दूरदर्शन पे, एक सीन था, उसको देखने के बाद मैं रात को वहीं पे जहां हम शूटिंग करते थे सामोद पैलेस में, वहीं पे फोन आया ज्योति स्वरूप जी का कि भाई वो अभी अभी जो वो सीन जो चल रहा था वो आप ही हैं क्या? उन्होंने वहां कांटेक्ट करके, मैंने बोला जी सर मैं ही हूँ। बोले मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, एनएसडी से हूँ और मेरा नाम ज्योति स्वरूप है, तुम जब बंबई आओ तो मेरे को मिलो, देयर इज द रोल फॉर यू। अरे वाह। तो मैंने बोला ठीक है सर मैं आता हूँ अभी 10-5 दिन में। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे हाथों हाथ वो बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया और उसमें भी किरण कुमार साहब थे, तो बहुत अच्छा उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब मैं वो कर रहा था तो नीना गुप्ता जी के पार्टनर थे अनुपम कालीधर, उन्होंने मुझे देख लिया उसमें, तो वो दर्द का एक सीक्वल बना रहे थे, गुमराह, जिसमें कि इरफान खान साहब थे, नीना गुप्ता जी थी, मनोहर सिंह थे, मोहन भंडारी थे, वो बहुत बड़े बड़े लोग थे जी। तो वो एक के बाद एक मेरी चेन बनती चली गई। उसमें मैंने मनोहर सिंह के छोटे बेटे का रोल किया था जी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मुंबई में काम होता रहा। तो मैं टेलीविजन भी कर रहा था और फिल्म भी कर रहा था। जी बिल्कुल, आपकी हम टीवी की दुनिया की बात करेंगे कि आपने इतने धारावाहिक किए हैं, लेकिन कुछ फिल्मों का लालच हम नहीं हटा पाए। जैसे कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म की, गांधी माय फादर। तो ये फिल्में ऐसी हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। कैसे आपको ये फिल्म मिली और क्या अनुभव हुआ इस फिल्म को? इसके जो डायरेक्टर थे मिस्टर फिरोज खान, हम प्ले कर रहे थे सेल्समैन रामलाल सतीश कौशिक जी के साथ में, जिसके डायरेक्टर फिरोज खान ही थे जी। तो फिरोज खान साहब मुझे पसंद करते हैं वो एज एन एक्टर। तो जब वो ये डायरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि रात को आओ, बहुत अच्छा सीन तुम्हारे लिए है और इस फिल्म में तुम्हें काम करना है। तो हम वहाँ पहुंचे, चर्च गेट में पूरी रात की शूटिंग थी। तो वहाँ बड़ा मस्ती हुआ अक्षय खन्ना के साथ में, जो उसके 4 जो दोस्त थे और वो सब शराबी थे। तो इसमें ये रियल इंसिडेंट था। तो वो सब लोग थे वहां पे और जिस तरीके से उनको पुलिस वालों ने कलकत्ता में पकड़ लिया था, जिसमें इनका नाम हरिदास, अक्षय खन्ना का, जो गांधी जी के जो बेटे थे। तो वो एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, बड़ा मजा आया वहां सब काम करते हुए। ये सब जो फिल्में हैं, आपने बिल्कुल सच कहा, ये सब फिल्मों में काम करने के बाद में एक पब्लिक की नजर में एज एन एक्टर लेके एक सीरियसनेस बढ़ी जी। और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने भी उस चीज को देखा और सराहा, और लोगों ने भी सराहा आपको। फिल्म आई थी मुसाफिर, इसमें भी काफी लोग थे, अनिल कपूर, संजय दत्त जैसे कलाकार थे, उसमें आपने भी रोल किया। और एक फिल्म थी गुरु, हाँ, जो काफी पसंद की गई थी, अभिषेक बच्चन के साथ आपका भाई का रोल था। करेक्ट। तो किस तरह का अनुभव रहा अभिषेक बच्चन के साथ काम करने का? देखिए, अभिषेक बच्चन साहब बहुत ही एक कमाल के इंसान हैं, बहुत ही सीधे शरीफ और बहुत अच्छे। तो उनके साथ में काम करना बड़ा आसान रहता है जी। जैसे ये अजय देवगन हैं, इन लोगों के साथ में काम करना बड़ा आसान रहता है। कोई आप सजेशन दीजिएगा, ये फौरन उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ आप बोल दीजिएगा कि मैं ऐसे बोलता हूँ, आप ऐसे कर लीजिए। उसमें ऐश्वर्या राय जी भी थी, वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब एक्टर्स के लिए, और सब लोग इनके साथ अच्छा। मुसाफिर की जैसे आपने बात कही, मुसाफिर में इतना जबरदस्त सीन है मेरा और आदित्य पंचोली का जी। और
संजय गुप्ता साहब ने क्या किया था, कैमरा गाड़ी के ऊपर लगा के और हमको एक्सप्रेस वे पे, पूना एक्सप्रेस वे पे छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, कैमरा ऑन करके कि अब आप जाइए आगे। हाँ। और आप ही लेके जाइएगा और बीच में रुक के जब डायलॉग कंप्लीट हो जाए तो वापस आइएगा, तो आप वापस आइएगा और कैमरा वहां ऑफ कर दीजिएगा। आदित्य पंचोली जी को ऐसा उन्होंने बोला। और हम लोगों के बीच में जो जिस तरीके के डायलॉग हैं, और वो भी बहुत अच्छे डायलॉग थे कि मैं उसमें कैदी बना हुआ हूं और ऐसे मेरे एक ब्रेसलेट हाथ में है और मैं वो पकड़ा हुआ हूं और वो मुझे ले जा रहे हैं। तो मैं ब्रेसलेट की तरफ देख के, ठीक है बॉस, क्या है ये? मैं कहता हूं कि ये मुझे बिल्ला भाई ने दिया है, मेडल है मेरा, मेडल। क्या है ना कि अपन अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। तो वो कहता है तुम लोग का अच्छा है बॉस, मुझे देखो, मैं सारा दिन मेहनत करके तुझको पकड़ा, अब कोई काले कोट वाला कौवा आएगा और तुझे छुड़ा के ले जाएगा। क्या बात। पर देख, अब बता वो बैग कहां है, तुझे मैं छोड़ दूंगा। तो मैं कहता हूं कि तुम आदमी अच्छे हो, तुम्हारे अंदर सलीका है, आदमी देख के बात करते हो। मैं बिल्ला भाई का आदमी हूं, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। और लाके वो बैग उसको, इतना बढ़िया सीक्वेंस था वो। और वहां आके गोली चलती है और ये चलती है और उसका लास्ट में डायलॉग कि बिल्ला होगा अपने बिल में, गोवा का टाइगर मैं हूं, और वहां वो गोली मारता है। क्या एक ठहराव के साथ और बहुत बढ़िया सीन है वो, जो भी देखता है वो मस्त हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर। तो चलिए अब हम आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। जी, ये एक और है, धर्मेंद्र साहब के ऊपर ही फिल्माया गया था और हेमा जी के ऊपर, कल की हसीन मुलाकात के लिए। कल की हसीन मुलाकात के लिए, रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हसीन मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई, नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई। मैं तो नहीं सोई, आधी रात हुई, आपको हुआ क्या खास वजह कोई? अकेले में हम घबरा गए, चल गए थे फिर आ गए, तो माफ करना इस बात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं।
लंबी रातें, छोटी मुलाकातें, भूल गया था मैं 2-4 बातें। बातों से ना दे अपने भरे, आँखों में कहीं सपने भरे, तो सपनों की इस बारात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। मैं आया आप जाते हैं, हम आपसे शर्माते हैं। लो मैं आया आप जाते हैं। हम आपसे शर्माते हैं। मैं तो हूँ दीवाना, मैं ये नहीं जाना, हमसे शर्म का क्या है बहाना। देखो पहले हम थे अजनबी, हो गई मगर अब दोस्ती, बदले हुए हालात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे फिल्म्स, टीवी और रंगमंच के जाने माने अभिनेता संजय स्वराज से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। साथियों, इस दिलचस्प लंबी बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग सुनना न भूलिएगा अगले सप्ताह 29 नवंबर शाम 4 बजे विविध भारती पर बॉम्बे टॉकीज। इस कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से। विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब मुझे भी दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।